मोदी ने बैठक बुलाई है। गुरुवार को मुख्यमंत्रियों के साथ वो बैठक करेंगे। मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअली इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की जाएगी। तो गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। चूंकि मामले लगातार देश में ओमिक्रॉन के बढ़ रहे हैं, इसी को लेकर ये चर्चा की जाएगी। एक रिव्यू मीटिंग और उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है, कितने आंकड़े निकलकर सामने आते हैं, किस राज्य को किस तरह की मेडिकल सहायता की दरकार है, केंद्र से किस तरह की मदद की जरूरत है, इन सभी मुद्दों को लेकर यह बैठक होने जा रही है। तो गुरुवार को शाम, बृहस्पतिवार को शाम ये बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्रियों के साथ ये बैठक होनी है। इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जुड़ेंगे। और अनूप गुप्ता हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए, उनसे एक बार फिर से बात करते हैं। अनूप, समय तय हो गया है गुरुवार को 4 बजे, और जैसा कि आपने पहले भी बताया कि पाबंदियों की गुंजाइश जो है वो बहुत कम है। इसमें खास तौर पे उन्हीं मुद्दों पर बात होगी कि मेडिकल फैसिलिटीज की और क्या जरूरत किसी राज्य को पड़ सकती है, किन संसाधनों की कमी है और क्या कुछ केंद्र जो है उनकी मांगों की पूर्ति कर सकता है। अनूप, देखिए, प्रधानमंत्री कार्यालय के तरफ से जो सूचना दी गई है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री का जो फोकस है वो है उन जिलों पर जहां पर ये जो कोरोना के केसेस ज्यादा आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री खास तौर पर चर्चा करेंगे कि उनके उस जिलों में आखिर मामले क्यों बढ़ रहे हैं और कहां दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ कि मेडिकल फैसिलिटीज के को लेकर के राज्य सरकारों की क्या तैयारी है, क्योंकि पिछले दूसरा जो लहर था उसमें जो सबसे बड़ा जो नुकसान या फेल्योर था कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकारों के मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो एक्सपोज हो गई थी और उससे कहीं ना कहीं जाने गई थी। तो उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस होगा। दूसरी तरफ की वैक्सीनेशन का प्रोसेस चूंकि बड़ी तेजी से चल रहा है, तो ऐसे में वैक्सीन को लेकर राज्य सरकारें कितनी गति से आगे बढ़ रही है, क्योंकि एक चर्चा में ये बात भी आई है कि क्या रात को 10 बजे तक वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी की जाए, वैक्सीनेशन किया जाए। तो इन तमाम मसलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। जी अनूप, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो एक रिव्यू बैठक, जल्दी ये बैठक हो सकती है वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री प्रसादीलाल मीणा ने आज प्रिकॉशन डोज लगवाई। उन्होंने आईडीएच सेंटर पर बूस्टर डोज लिया। इस दौरान एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर सुधीर भंडारी भी मौजूद रहे। वैक्सीन की तीसरी डोज लेने के बाद चिकित्सा मंत्री ने वैक्सीनेशन अभियान की जानकारी भी ली, साथ ही आईडीएच सेंटर का दौरा भी किया। के लिए जरूरी है, फर्स्ट डोज हो, सेकेंड डोज हो, प्रिकॉशन डोज हो, चाहे बच्चों की डोज हो, सबको लगानी चाहिए। ये महामारी का जो पूरे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में ये अभी आ रहा है, इसलिए डोज तो लगवानी चाहिए। और हमने तो अभी मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि फर्स्ट और सेकंड डोज सबको 31 जनवरी तक लगवानी ही पड़ेगी, नहीं तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ बाद में 31 जनवरी के बाद उनको सरकारी ऑफिसों में, दफ्तरों में आना जाना बंद कर। ये देश हित के लिए, राज्य हित के लिए, खुद के हित के लिए भी डोज लगवाना निश्चित रूप से सबको तय कर लेना चाहिए। 31 जनवरी से पहले सबको लगाए। प्रिकॉशन डोज जिनका टाइम हो गया उनको भी आकर लगानी चाहिए। कल हमने केंद्रीय मंत्री जी को कहा कि हमारे यहाँ से पूरी तैयारियां हैं, चाहे बेड की संख्या बढ़ा ली आईसीयू की, हमने सारी तैयारियां जो है हमारी पूरी कंप्लीट है। और हमने कहा कि फर्स्ट सेकंड जो लहर आई उसमें भी हमने फ्री इलाज किया था, चाहे वो इंजेक्शन 40,000 का हो, चाहे 20,000 का, एक पैसा भी हमने किसी कोविड पेशेंट से सरकारी अस्पतालों में नहीं लिया, फ्री इलाज किया।
मेरे ख्याल से देश में किसी भी हेल्थ मिनिस्टर ने नहीं कहा, कल 7 राज्यों के थे, हम फ्री इलाज कर रहे हैं। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने सबका फ्री इलाज किया, चाहे 40,000 का इंजेक्शन लगाना पड़े वो भी फ्री। इसलिए निश्चित रूप से हमने बहुत बड़ा काम किया और पूरी तरह तैयार है, पूरी दवाइयाँ है, जितना कोटा भारत सरकार ने हमको दिया पूरा का पूरा हमने अचीव कर लिया और हमारे पास 30 दिन का सुरक्षित भंडार है। कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो गया क्या? आप क्या मानते हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो गया? कि इसको कुछ भी माने आप, पर ये खतरनाक नहीं है। 92% ओमिक्रॉन के पेशेंट है, वो सब अपने घरों पे ही आइसोलेट हो रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, देश में कोरोना के डेली केसेस में गिरावट आई है। 24 घंटे में 1.68 लाख से ज्यादा केसेस दर्ज किए गए। 24 घंटे में कोरोना से 277 की जान गई। कोविड केस में 6.5% की गिरावट आई है। देश में रोजाना पॉजिटिविटी रेट 10.64% है। तो 24 घंटे में 277 ने अपनी जान गंवा दी। हालांकि बहुत मामूली गिरावट भी दर्ज की गई है, 6.5%, और रोजाना की पॉजिटिविटी रेट 10.64% है। और बात कोरोना की कहर की करें तो मरुधरा में कोरोना की बेकाबू रफ्तार है। एक दिन में 6095 केस सामने आए, 2 लोगों की मौत हुई। जयपुर, जोधपुर और बीकानेर रेड जोन में है। औसत संक्रमण दर 10% से ऊपर है। जयपुर में 15.78% पॉजिटिविटी रेट है। 7 जिले येलो जोन कैटेगरी में रखे गए हैं। और ये खबर भरतपुर से है। नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात हुई। नाबालिग ने आत्महत्या भी कर ली। बदनामी के डर से उसने जहर खा लिया। परिजनों ने पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया। आरोपी की तलाश में फिलहाल पुलिस के एतवाड़ा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। और इस मामले पर न्यूज 18 राजस्थान ने बात की भरतपुर एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई से। तो भरतपुर से यह खबर सामने आई है, जहां पर एक नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। उसके बाद इस पीड़िता ने जहर खाकर खुद की जान दे दी। नाबालिग के परिवार वालों ने, घर वालों ने नामजद एफआईआर दर्ज करवाई है। पुलिस का यह कहना है कि वो इस पूरे मामले की फिलहाल जांच कर रहे हैं और जांच होने के बाद आरोपियों को जल्द ही पकड़ा लिया जाएगा। और इसी को लेकर एसपी देवेंद्र बिश्नोई से बात की न्यूज 18 राजस्थान ने। जी, कल शाम को एक रिपोर्ट आई है, जबकि मामला कल दिन का बताया जा रहा है। तो जो बच्ची का फादर है मालदीन, उसने मुकदमा दिया, रिपोर्ट दी है। तो सराबोल नाम की 16 साल की बच्ची है, उसके साथ हफीज और मनीष जो 2 बेव हैं खोरा गांव के, उन्होंने रेप किया है। तो अब इस पे जो है डेड बॉडी जो कल दाह संस्कार के लिए ले जा रहे थे, पुलिस ने पहुंच के जो है मौके की कार्रवाई कर रहे हैं। पहले बच्ची का पोस्टमार्टम हो जाए। और बताया जा रहा है कि कल पार्टी भी सामने में आई थी, लेकिन अभी मामला क्लियर नहीं हुआ है, तो क्लियर किया जाएगा और जल्द यदि है तो दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा। देवेंद्र जी, ये बताया जा रहा है कि जो आरोपी हैं वो लंबे समय से जो है वो पीड़िता के साथ में थे। पीड़िता को जो है वो गैंगरेप के बाद में खुद अपनी जान देनी पड़ी। नामजद आपके थाने में ये मामला दर्ज करवाया गया है, तो अभी भी आरोपियों से आपकी बहुत दूरी है? नहीं, मेरा ये प्रश्न है कि आरोप लगाना अपनी जगह है और प्रमाणित होना एक अलग चीज है। अभी आरोप को प्रमाणित करेंगे, अगर प्रमाणित 100% होता है तो उसके बाद गिरफ्तारी भी करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और लेकिन क्योंकि इन्होंने जो सबूत गवाह जो सारे हैं वो देने के बाकी हैं, केवल मात्र एफआईआर के आधार पर यह कार्रवाई नहीं हो सकती। अन्य सबूत भी लिए जाएंगे और जो खाए
वीडियो जो है जाहिर की है, अगर इनके पास है तो हमें दें, और अन्य जो भी दस्तावेज अन्य जो भी इस तरह की बातें हैं वो सब हमें दें, हम उसके मुताबिक कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल। और बीकानेर में कोहरे का कहर, बीकानेर में बस और बोलेरो में भिड़ंत हो गई। कोहरे की वजह से NH 62 पर यह हादसा हुआ। हादसे में 6 से ज्यादा लोग घायल हुए। लून करनसर में यह हादसा हुआ है। रफ्तार कम होने से बड़ा हादसा टला है। तो लून करनसर में ये बड़ा हादसा पेश आया। हालांकि रफ्तार कम होने की वजह से यह हादसा टल गया। बीकानेर में बस और बोलेरो में यह भिड़ंत हुई है। नेशनल हाईवे नंबर 62 पर 6 से ज्यादा लोग घायल हुए। उदयपुर में अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने 30 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की है। कंटेनर को भी जब्त कर लिया। ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार कर लिया गया। उदयपुर से गुजरात ये कंटेनर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बारां जिले के जिला अस्पताल परिसर में आवारा पशुओं के जमघट से मरीज और परिजन दहशत में हैं। कई बार तो आवारा पशु दवा और दूसरी जरूरी चीजें बर्बाद कर देते हैं। इतना ही नहीं, कई बार मरीजों पर हमला भी कर देते हैं। लेकिन अस्पताल प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। अस्पताल के सुरक्षा गार्ड और कर्मचारी इनको भगाने तक की जहमत नहीं उठाते। और ये तस्वीरें आपके सामने, ये हैं सरकारी अस्पताल की तस्वीरें। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस अस्पताल के अंदर गंभीर मरीज जब दाखिल होते होंगे स्ट्रेचर पर, व्हील चेयर पर, और ऐसे में उसका सामना ऐसे सांड से हो जाए या कुत्तों से हो जाए। विपिन तिवारी संवाददाता बारां हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, बेहद डरावनी तस्वीरें हैं। अगर एक हॉस्पिटल के अंदर गैलरी में खुला सांड घूम रहा हो और वहां पर कोई गंभीर मरीज जिसे ड्रिप लगी हुई हो, जो व्हील चेयर पे हो, जो स्ट्रेचर पे हो, और ये हमला कर दे, तो क्या नतीजा होगा? बिल्कुल, ये डराने चौंकाने और बड़ा ही गंभीर विषय है, क्योंकि आए दिन खबरें आती रहती हैं कि सड़कों पे जो है सांड के हमले में लोगों की जानें तक चली जाती है। ऐसे में जब झूलती हुई जान लेकर मरीज यहाँ आते हैं, कहीं गंभीर अवस्था में मरीज आते हैं, कोई बेहोश आता है, कोई ड्रिप चढ़ी हुई आती है, तो ऐसे में जब ये सांड यहाँ मौजूद होते हैं तो जाहिर सी बात है जो मरीज है और उनके परिजन है उनकी जान आफत में आ जाती है। क्योंकि इस तरह के जानवरों को पार करके जाना, क्योंकि जहाँ स्वागत में जहाँ स्ट्रेचर लिए यहाँ वार्ड के बॉय होने चाहिए थे, अस्पताल के अन्य कर्मी जो है वो दरवाजे पे खड़े होने चाहिए थे मरीज को सार संभाल करने के लिए, लेकिन उसी अस्पताल में गेट में घुसते सामना इनसे सांड से होता है। जाहिर सी बात है कि जो मरीज है वो बड़े घबराए हुए रहते हैं, और ये एक तरह की बाधा है जिसको पार करके फिर इलाज के लिए मरीजों को पहुंचना पड़ता है। विपिन, जाहिर सी बात है कि जब हॉस्पिटल की गैलरी में सांड घूम रहा है तो बंदर भी आते होंगे, यहां पर कुत्ते भी आवारा घूमते होंगे। ऐसे में हॉस्पिटल प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। क्या हॉस्पिटल प्रशासन को मरीजों की चिंता नहीं है? विपिन, मैं फिर से आपके पास आऊंगा। डॉक्टर राजेंद्र मीणा, PMO बारां भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजेंद्र मीणा जी, इस समय हम न्यूज 18 राजस्थान की टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर आपके हॉस्पिटल की ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं जिसके अंदर आपकी हॉस्पिटल की गैलरी में खुले सांड घूम रहे हैं। राजेंद्र जी, आप अंदाजा लगा सकते हैं हॉस्पिटल में गंभीर तौर पर मरीज आते हैं जिनको ड्रिप लगी हुई होती है, व्हील चेयर पे होते हैं, स्ट्रेचर पे होते हैं, उनका सामना अगर इस सांड से हो जाए, कैसे वो अपनी जान बचाएं? बीमारी से बचे या इस सांड से बचे? जी, इस तरह की जानकारी मिली है और सभी जो एंट्रीज है हॉस्पिटल की वहां पे गार्ड की व्यवस्था कर दी है। आगे से इस तरह की कोई वो नहीं होगी और सभी लोगों को पाबंद कर दी। राजेंद्र जी, आवारा जानवर एक हॉस्पिटल में घूम रहे हैं, अनुशासनहीनता का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की अनुशासनहीनता है। अगर सिर्फ एक सांड का वीडियो आज टीवी पर चल रहा है तो कुत्ते भी यहां पर घूमते होंगे, बंदर भी यहां पर घूमते होंगे। मरीज करें तो क्या करें? जी, आप कह रहे हो जो बात सही है कि सर्दी के मौसम में एक सांड अंदर एंट्री कर गया था, तो कहीं ना कहीं ये हमारे जो गार्ड्स है
वार्ड बॉय ये इनकी लापरवाही रही है, सभी को मीटिंग लेके पाबंद कर दिया है और आगे से कोई इस तरह की नेग्लिजेंस होगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। डॉक्टर राजेंद्र, आप ये कह रहे हैं कि आपके गार्ड की लापरवाही रही है और आपने सिर्फ गार्ड्स को पाबंद किया है। आप समझ सकते हैं ना कि जब सड़कों पर आपने सांडों की लड़ाई अक्सर देखी होगी कि कितने लोगों को अब तक अपनी जान गंवानी पड़ी है, आपने केवल पाबंद किया उनको। नहीं, आगे से मतलब इस तरह का नहीं होगा, पाबंदी कर सकते हैं और तो क्या उनको हटाएंगे, दूसरे को भी पाबंदी करना पड़ेगा। तो उनकी जो प्लेसमेंट एजेंसी है उससे भी गार्ड बदलने का बोल देंगे और आगे से इस तरह की समस्या नहीं है, उस पर पूरा कंट्रोल रखा जाएगा। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र मीणा पीएमओ 12 हैं और इन्होंने माना कि गलती हुई है और इनका यह भी कहना है कि जो गार्ड्स हैं उनको बदलने की कार्रवाई भी आगे की जाएगी। गार्ड की लापरवाही है, मान रहे हैं हॉस्पिटल से यहां पर जो है वो चूक हुई है, लापरवाही हुई है। विपिन, हमने डॉक्टर राजेंद्र मीणा हमारे साथ इस समय बने हुए हैं, इन्होंने माना कि लापरवाही हुई है, गार्ड को ये बदलेंगे, फिलहाल उनको पाबंद कर दिया है। लेकिन विपिन, ये तस्वीरें वाकई बहुत डराती हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं इन तस्वीरों को देखकर कि अगर कुत्ते, बंदर या सांड अगर हॉस्पिटल में इस तरीके से घूमेंगे, जो सड़कों पर घूमते हुए मिलते हैं, तो अंदर की क्या स्थिति होगी। थोड़ी देर के लिए आप मरीजों की जान की बात को जाने भी दीजिए, खुद डॉक्टर्स यहां पर घूमते हैं, उनकी जान को भी खतरा है। लंबे समय से आ रहा है। जिला अस्पताल का जो काऊ केचर था, बीते कुछ दिन पहले तो खराब था, उसको अभी सही भी कराया गया। उसके बावजूद यहाँ पूरे आवारा जानवर है, चाहे वो सुअर हो, चाहे कुत्ते हो, चाहे ये गाय भैंस और इस तरह के बड़े मवेशी हो, ये लगातार अस्पताल के अंदर घूमते रहते हैं और ऐसा नहीं है कि घटनाएं नहीं होती। यहाँ पे कई बार मरीज जब तीमरदार जो है अपने मरीजों के लिए खाना लेके जाते हैं तो उनकी थैलियां तक यहाँ जो है मवेशी उनके हाथों से छीन लेते हैं या मुंह मार के खराब कर देते हैं। तो ये रोग लग पाना जो है, लंबे समय से लोग परेशान हो रहे हैं। अस्पताल परिसर में तो जानवर घूम ही रहे थे, लेकिन अब वार्ड के अंदर इस तरह की तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही है। जो लापरवाही तो नजर आ ही रही है और ये चिंता का विषय है। अगर अस्पताल प्रशासन वाकई देखने वाली बात होगी कि कितना गंभीर एक्शन लेता है और क्या कुछ ये हालात सही हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। आसिफ जी, विपिन और डॉक्टर साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। और बढ़ते केसेस पर दिल्ली में डीडीएमए का सख्त आदेश। दिल्ली में सभी प्राइवेट ऑफिस बंद रखे जाएंगे, सिर्फ इमरजेंसी सेवा चलती रहेगी। निजी ऑफिस भी वही खुलेंगे जो इमरजेंसी सेवाएं देते हैं। सभी निजी ऑफिस के कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। दिल्ली में सभी रेस्टोरेंट और बार भी बंद होंगे। दिल्ली में बढ़ते केसेस के चलते बड़ा फैसला लिया गया है डीडीएमए के जरिए। अब दिल्ली में सभी रेस्टोरेंट और बार बंद होंगे, सभी प्राइवेट ऑफिस बंद होंगे, सभी निजी ऑफिस बंद होंगे और इन सभी ऑफिस के कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। केवल इमरजेंसी सर्विसेज देने वाले ऑफिसेज ही चलेंगे। सिरोही में रफ्तार का कहर, सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हुई। जौलपुर रोड पर जीप पलट गई, घायलों को उदयपुर रेफर किया गया। रेवदर थाना इलाके की यह घटना बताई जा रही है। सिरोही में रफ्तार का कहर देखने को मिला और सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। जौलपुर रोड पर यह जीप पलट गई। जो घायल हैं उन्हें उदयपुर रेफर किया गया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको दिखाते हैं क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे और न्यूज़ 18 की पेशकश क्रिप्टो की समझ में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय।
10,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी प्रोडक्ट्स हैं। ऐसे में नए निवेशक किस क्रिप्टो में निवेश करें और क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू कैसे तय होती है, आइए आपको बताते हैं। टोकन का एलोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। टोकन दो तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। पहला फेयर लॉन्च, यानी कि जब क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग, अर्निंग, उसका मालिकाना हक और गवर्निंग सब कम्युनिटी करती है। दूसरा है प्री माइनिंग, जब सार्वजनिक होने से पहले कई क्रिप्टो टोकन जनरेट किए जाते हैं और कुछ खास जगहों पर बांटे जाते हैं। टोकन की सप्लाई, आपको 3 तरह की सप्लाई की जांच करनी होगी। सर्कुलेटिंग सप्लाई, यानी कि कितने टोकन जारी किए गए, उनमें से कितने अभी सर्कुलेशंस में हैं। टोटल सप्लाई, यानी कि बर्न टोकन को छोड़कर जितने टोकन अभी मौजूद हैं। और मैक्स सप्लाई, यानी अधिकतम कितने टोकन जनरेट किए जा सकते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशंस, यानी किसी प्रोडक्ट में अभी तक कितना पैसा लगा है। जिस टोकन का मार्केट कैप ज्यादा और सर्कुलर सप्लाई कम होगी, वो फ्यूचर में उतना ही वैल्यूएबल होगा। टीम, प्रोडक्ट के पीछे की टीम और उसके सदस्यों के बारे में जानना भी जरूरी है। तो उम्मीद है कि अब आप ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ क्रिप्टो में निवेश कर सकेंगे। अगले एपिसोड में फिर से होगी मुलाकात। टेक केयर एंड बाय बाय। ZPay एंड News 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।